हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना यूनिवर्सल मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। अब आइए, आज मैं आपको 11th के मैथमेटिक्स के थोड़ा सा बेसिक आइडिया को बताऊंगा, फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। आइए, सबसे पहले आप यहाँ लिखिए 11th क्लास। ठीक है, 11th क्लास लिख दिया। 11th क्लास का मैथमेटिक्स आज हम लोग आप देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए 11th क्लास में। सबसे पहले चूंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स की आइडिया को देखते हैं। ओके, आ जाइए, आप लिखिए मैथमेटिक्स। आप क्या लिखेंगे? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ये जो शब्द आपका मैथमेटिक्स है ना, ये मैथमेटिक्स शब्द बना है किससे? ये प्रश्न हमारे मन में उठते रहता है। तो आपको हम बता दें, द वर्ड मैथमेटिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा। ये जो आपका वर्ड मैथमेटिक्स है, ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा से बना हुआ है। कौन सा शब्द से बना हुआ है? तो आपका मैथमेटिक्स जो है वह एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा से बना हुआ है। देखिए, MATHEMA, इतना से ही मैथमेटिक्स बना हुआ है। ये आपका मैथमा है। ये मैथमा आपका क्या है? ये आपका एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। आप यहाँ लिख लीजिए, एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा से बना हुआ है। अगर कोई पूछता है मैथमेटिक्स कौन से शब्द से बना हुआ है? मैथमा से बना हुआ। मैथमा क्या है? एंशिएंट ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। एक बात याद रखेंगे अब है कि मैथमा का मतलब क्या होता है। मैथमा का मतलब होता है किसी चीज को सीखना, किसी चीज को जानना, संख्याओं का अध्ययन करना। समझ गए बात को? यानी मैथमेटिक्स का मतलब होता है किसी चीज को जानना, किसी चीज को सीखना या संख्याओं का अध्ययन करना। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं स्टडी नंबर। स्टडी नंबर, संख्याओं का अध्ययन, है ना। यानी मैथमा का मतलब होता है स्टडी नंबर। समझ गए? या किसी चीज को जानना, टू नो। आप लिखिए टू नो। या किसी चीज को सीखना, आप लिखिए लर्निंग। ये सब आपके मैथमेटिक्स का मतलब है। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा मैथमेटिक्स शब्द जो है ये एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा से बना हुआ है। मैथमेटिक्स किससे बना हुआ है? एंशिएंट ग्रीक वर्ड मैथमा से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है संख्याओं का अध्ययन या किसी भी चीज को जानना, है ना, या किसी भी चीज को सीखना। समझ गए? अब आ जाइए, मैथमेटिक्स का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स को कई तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का कोई यूनिक डिफिनेशन नहीं होगा, अनंत डिफिनेशन हो सकता है। अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग मैथमेटिशियन, अलग अलग साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स को अपने हिसाब से डिफाइन किया। तो उसमें से कुछ दार्शनिक का हम डिफिनेशन लिखते हैं। आइए, एक मैथमेटिक्स का डिफिनेशन। व्हाट इज मैथमेटिक्स? तो कंसेप्ट है मैथमेटिक्स। आप लिखिएगा भी मेरे साथ। मैथमेटिक्स is the logical study of mathematics is the logical study of mathematics is the logical study of shape arrangement quantity and many other related concept। ये डिफिनेशन आप मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। जेम्स एंड जेम्स ने ये डिफिनेशन दिया है, हम सिर्फ लिख रहे हैं। उन्होंने कहा मैथमेटिक्स इज द लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप अरेंजमेंट क्वांटिटी एंड मेनी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। फिर से सुन लीजिए, जेम्स एंड जेम्स ने कहा मैथमेटिक्स इज द लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप अरेंजमेंट क्वांटिटी एंड मेनी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स क्या है? तार्किक अध्ययन है। किसका? किसी चीज के शेप का। शेप माने आकार का। अरेंजमेंट मतलब सजावट। किसी चीज के शेप का, अरेंजमेंट का, है कि नहीं है? शेप,
अरेंजमेंट एंड मेनी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट का, ठीक है। क्वांटिटी का यानी मात्रा का, जिसको आप नंबर बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स इज द लॉजिकल स्टडी ऑफ शेप, अरेंजमेंट, क्वांटिटी एंड मेनी अदर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आ जाइए, अलग मैथमेटिशियन ने कहा कि मैथमेटिक्स इज द, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर, क्वांटिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज हमने पहले कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह से मैथमेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, समझ गए बात को। तो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, नंबर, है ना। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, नंबर, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड रेट ऑफ चेंज। किसी चीज की मात्रा का, किसी चीज के संख्या का, किसी चीज के स्ट्रक्चर का, स्पेस का और रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है बदलने का दर, बदलने का दर। जैसे आप कैलकुलस पढ़ेंगे, आप उसमें पूरा रेट ऑफ चेंज का ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आप पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ क्वांटिटी, नंबर, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड रेट ऑफ चेंज। ओके, समझ गए बात को, ये भी समझ गए। एक और डिफिनेशन आप देखिए, ये एक और साइंटिस्ट ने डिफिनेशन कहा है, हम सिर्फ लिख रहे हैं। उन्होंने कहा मैथमेटिक्स इज द, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है, एक मोस्ट एग्जैक्ट साइंस है ना। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट exact science, its conclusion, परिणाम, its conclusion are capable of absolute proof, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और मैथमेटिशियन ने कहा कि मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स क्या है, मोस्ट एग्जैक्ट साइंस है। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस, इट्स कंक्लूजन आर केपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ। मैथमेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसका प्रत्येक कंक्लूजन, प्रत्येक रिजल्ट, प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक फॉर्मूला किस पर डिपेंड करेगा, प्रूफ पर डिपेंड करेगा। आप कहेंगे हम साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तुरंत आप कहोगे कैसे होता है, तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे। हम कहेंगे साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, आप कहोगे कैसे होता है, तुरंत हम प्रूफ करके दिखाएंगे। यानी मैथमेटिक्स एक ऐसा साइंस है जिसका प्रत्येक कंक्लूजन, प्रत्येक परिणाम प्रूफ पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, आपने 10th क्लास में पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। माने h² बराबर p² प्लस b²। बोलो h² बराबर p² प्लस b²। अब अगर पाइथागोरस साहब ये थ्योरम दे देते कि सबसे किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, कहते आप रट लीजिए। क्या हम लोग रटते, क्या नहीं रटते। उन्होंने क्या किया, थ्योरम को लिखा, उसके बाद उसको उन्होंने प्रूव्ड किया। प्रूव किया कि नहीं, प्रूव किया है कि नहीं। अगर प्रूव्ड नहीं करते तो हम उसको पढ़ते क्या, नहीं पढ़ते। यानी मैथमेटिक्स का कोई भी कंक्लूजन किस पर डिपेंड करता है, प्रूफ पर। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या था, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। हमने पढ़ा, थेल्स साहब ने अपना थ्योरम दिया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको प्रूव्ड किया।
किया कि नहीं किया? तो हम ये बोलना चाहते हैं मैथमेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है, मैथमेटिक्स एक ऐसा विज्ञान है जिसका प्रत्येक कंक्लूजन प्रूफ पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रूफ पर डिपेंड करता है। मैथमेटिक्स इज द मोस्ट एग्जैक्ट साइंस, इट्स कंक्लूजन आर केपेबल ऑफ एब्सोल्यूट प्रूफ। ओके, समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाइए। एक्चुअली मैथमेटिक्स को 3 भाग में बांटा जाता है। एक का नाम होता है अलजेब्रा, एक का नाम होता है एनालिसिस, एक का नाम होता है ज्योमेट्री। अलजेब्रा, एनालिसिस और ज्योमेट्री, उसके बाद उसको कई खंडों में बांटा गया है ना। अब उसके बाद प्रश्न उठता है कि आखिर मैथमेटिक्स का फादर हम किसको कहेंगे, मैथमेटिक्स का मदर किसको कहेंगे? ठीक है, वो इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो एक बात आपको बता दें, मैथमेटिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट का खोज अलग अलग लोगों ने किया, इसलिए कहा जाता है एवरी मैथमेटिशियन इज द फादर और मदर ऑफ मैथमेटिक्स। दुनिया में जितने भी मैथमेटिशियन हैं उन सबको आप मैथमेटिक्स का फादर या मदर बोल सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर किसी एक का नाम कहना पड़े आपको, तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा योगदान और सबसे पहले योगदान आर्किमिडीज साहब का है। इसलिए अगर किसी एक का नाम कहना पड़े आपको, तब उस परिस्थिति में हम आर्किमिडीज साहब का नाम कहेंगे कि आर्किमिडीज साहब, जिनका जन्म ईसा से 287 वर्ष पूर्व हुआ था और जिनका देहांत ईसा से 212 वर्ष पूर्व हुआ था, आर्किमिडीज साहब को हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं। ओके, समझ गए बात को? थोड़ा सा आप तेजी से इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे। बस इसको आप जल्दी लिख लीजिए। लिख पाए सब? जल्दी से। मिटा सकते हैं। इसको मिटा सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स के डिफिनेशन को लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अभी हमने आपको कहा कि आपके मन में प्रश्न उठेगा कि मैथमेटिक्स का फादर किसको कहेंगे, मदर किसको कहेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि एवरी मैथमेटिशियन इज द फादर और मदर ऑफ मैथमेटिक्स। प्रत्येक मैथमेटिशियन को हम लोग मैथमेटिक्स का फादर या मैथमेटिक्स का मदर कह सकते हैं। यहाँ हम लिख रहे हैं एवरी मैथमेटिशियन, ठीक है, every mathematician is the father or mother of mathematics। ठीक है, ध्यान में रहेगा कि एवरी मैथमेटिशियन इज द फादर और मदर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, अब आ जाइए। लेकिन फिर भी आपको कोई अगर किसी एक का नाम पूछे अगर कि हु इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो किसी एक का अगर आपको नाम कहना पड़े तो आप एक का नाम कहोगे किसका? आर्किमिडीज साहब का। यहाँ आप लिख लीजिए आर्किमिडीज। किसका नाम? अगर किसी एक का नाम कहना पड़े हु इज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप कहेंगे आर्किमिडीज
187 BC से लेकर 212 BC। Archimedes 287 BC to 212 BC is known as father of mathematics. Is known as father of mathematics. ठीक है, अब एक और चीज आप जानिए, यानी कि फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, अगर आपको किसी एक का नाम कहना पड़े तो आप किसका नाम कहोगे? आर्यभट्ट। किसका नाम कहोगे भैया? आर्यभट्ट का। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में जान लीजिए। आर्यभट्ट was the first great mathematician Aryabhatta was the first great mathematician, scientist, astronomer, and philosopher of ancient India। अगर आपको पूछा जाए हु इज फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स, इंडियन मैथमेटिक्स का फादर कौन है, तो आप एक मैथमेटिशियन का नाम लेंगे जो 6ठी शताब्दी के मैथमेटिशियन है, जिसका नाम है आर्यभट्ट, है ना। आर्यभट्ट वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन, फिलोसफर, एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट। वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। पाई का मान भी आर्यभट्ट साहब ने ही 6ठी शताब्दी में दिया था, जिसके कारण से हम लोग किसी भी वृत्ताकार चीज को नापने में हमारे लिए आसानी होता था, है ना। आर्यभट्ट साहब ने 6ठी शताब्दी में कहा था कि पाई का मान होगा 3.1416। उन्होंने ही कहा था सबसे पहले, आर्यभट्ट साहब ने, कि कोई भी वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वृत्त है ना, ये इसका सर्किल, ये आपका सर्किल है जिस पर हम गोल गोल कर रहे हैं, ये इसका सरकमफेरेंस है, परिधि है, क्या है? परिधि है, सरकमफेरेंस, ये परिधि है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर, अगर इसको आप मानिएगा, सेंटर से होकर के जो लाइन गुजर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। समझ गए बात को? आपको हम बता दें कि ये परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है, ये सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है, इसी को कहा जाता है पाई। बोलो क्या कहा जाता है? पाई। सी और डी का जो रेशियो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। और इसका मान किसने दिया? आपको बता दें, इसका मान आपको आर्यभट्ट साहब ने ही 6ठी शताब्दी में दिया था। दुनिया को पाई का मान आर्यभट्ट साहब ने 6ठी शताब्दी में ही दिया था। उन्होंने कहा सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो अनुपात है, परिधि और व्यास का जो अनुपात है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने पाई का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने क्या कहा? C/D बराबर पाई। तो सोचो, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर बराबर हो गया पाई, इसलिए हमारे पास सरकमफेरेंस बराबर क्या हो गया? पाई डी। आप जानते हैं ये डायमीटर का मतलब क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? पाई गुना 2r। तो वृत्त का परिधि आपका क्या हो गया? 2 पाई r। वृत्त का परिधि क्या हो गया? 2 पाई r। और उन्होंने इसका मान दिया था, पाई का मान उन्होंने क्या दिया था? 3.1416, है ना। आर्यभट्ट साहब ने ही सबसे पहले उन्होंने पाई का मान दिया। क्या मान दिया? 3.1416। आपको हम बता दें, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी लिखिए, लिखिए सब।
विश्वास करते हैं आप लोग लिख चुके हैं, थोड़ा जल्दी से लिखें या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। ऐसे इंट्रोडक्शन है जानकारी के लिए। हो गया? जल्दी। लिख पाए सब? आप लोगों ने लिख लिया? देखो अभी हमने आपको थोड़ा सा, विश्वास करते लिख चुके हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स के बारे में जानना चाहिए, अपने देश से मैथमेटिक्स का क्या योगदान है उसके बारे में जानना चाहिए। इसलिए हमने आपके बारे आर्यभट्ट के बारे में कहा कि फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट ग्रेट मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर एंड फिलोसफर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्ट साहब को 6ठी शताब्दी का महानायक कहा जाता है। 476 बीसी से लेकर 550 बीसी तक आर्यभट्ट साहब रहे थे। समझ गए बात को? अब आ जाइए, आर्यभट्ट साहब ने ही पाई का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया है, ट्रिग्नोमेट्री में सूर्य सिद्धांत दिया है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट साहब का है। तो हमने बताया पाई क्या होता है, किसी भी सर्किल में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सर्किल में उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इन एनी सर्किल द रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। In any circle, the ratio of circumference and diameter is always constant. This constant ratio is denoted by the Greek letter pi. किसी भी सर्किल में उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्रीक लेटर पाई का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए बात को? तो पाई का मतलब क्या हो गया, सरकमफेरेंस बाय डायमीटर, यहां हम लिखे हैं C/D, परिधि बटे व्यास का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। C/D बराबर पाई होता है, तो C बराबर हो गया पाई D। अब D माने डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, 2 गुना त्रिज्या होता है, तो C बराबर 2 पाई r। आप पढ़ते होंगे 10th क्लास में पढ़े होंगे कि वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। आज आपने देख लिया कि वृत्त का परिधि 2 पाई r कैसे होता है। समझ गए बात को? और आर्यभट्ट साहब ने सबसे पहले बताया पाई का मान होता है 3.1416। इसके सहायता से आपको बड़ा बड़ा चीजों का खोज करना आसान हो गया। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए अब हम आपको कुछ छोटी छोटी एक दो कहानियां सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। देखिए गणित का इतिहास जो है बहुत पुराना है, गणित का जो विज्ञान है वो भी काफी पुराना है। समझ गए बात को? मानव का विकास गणित पर निर्भर किया, जैसे जैसे मानव का विकास हुआ वैसे वैसे गणित का भी विकास हुआ, है ना। इंसान ने सबसे पहले गणना कहाँ करना सीखा था ये हम लोग नहीं जानते। मैंने इंसान जो सबसे पहले गिनती कहाँ से करना शुरू किया ये हम नहीं जानते, कौन सा देश से करना शुरू किया, लेकिन लिखने के कला का विकास दुनिया में सबसे पहले बेबीलोन, तब के बेबीलोन और आज के इराक में तथा मिस्र में हुआ। ध्यान दीजिएगा, है ना। दुनिया में लोगों ने अंकों को बोलना कब प्रारंभ किया ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन अंकों को लिखने का जो इतिहास है वो आज के इराक और पहले के बेबीलोन, समझ गए बात को, तथा मिस्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, वहां पर है ना ताम्रपत्र, बहुत सारे भोजपत्र और मिट्टी पर अंकों को लिखा गया। ठीक है, अब उसके बाद बताइए कि मिस्र में जो पिरामिड बना हुआ है वो आज से लगभग 5000 साल पहले बना हुआ। अब मिस्र का जो पिरामिड है वो आज से 5000 साल पहले बना, और आप अगर उस पिरामिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो
आप दंग रह जाएंगे कि बिना मैथमेटिक्स के, बिना ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के क्या पिरामिड बनाया जा सकता है क्या? यानी मैथमेटिक्स का इतिहास काफी पुराना है। बिना ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट के मिस्र के पिरामिड को बनाना असंभव है। समझ गए बात को? उसके बाद आइए मिस्र से आप 7000 किलोमीटर दूर आ जाइए चाइना। आप चीन में जब आते हैं तो चीन का ग्रेट वॉल आपने देखा है, चीन की दीवार कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है। तो आपने देखा कि चीन का जो ग्रेट वॉल बना है उसका पहला पत्थर आज से लगभग 2500 वर्ष पहले रखा गया था। तो चीन के उस ग्रेट वॉल को बनाने के लिए क्या बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल है क्या? बिना गणित के संभव है क्या? ठीक है, तो आपने देखा कि गणित का इतिहास काफी पुराना है, मैथमेटिक्स का इतिहास काफी पुराना है। ठीक है, अब आ जाइए। तो आपने देखा बेबीलोन में, चाइना में पहले से मैथमेटिक्स का बहुत सारा बात था। ठीक है, अब आ जाइए। इंसान शुरुआत से ही गिनती करने के लिए जानने लगा, इंसान। ठीक है, और आपको बता दें दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं सभी जीव जंतु मैंने 5 से लेकर 7 तक गिनना जानते हैं। ठीक है, ऐसा कई वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया के सारे जीव जंतु 5 से 7 तक गिनना जानते हैं। ठीक है, अब देखिए लोग पहले से गिनना, दुनिया के लोग पहले से गिनना जान गए थे। वो गिनने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते थे, 1 2 3 4 5, है ना। लोग पहले से गिनने के लिए उंगली का इस्तेमाल करते थे। समझ गए बात को? 1 से लेकर 9 तक के अंक का प्रयोग चीनी और बेबीलोन जो इराक बोलते हैं, चीनी बेबीलोन, है ना, यूरोप के लोग जानते थे। 1 से लेकर 9 तक के अंकों को गिनने के लिए, लिखने के लिए जानते थे। लेकिन गणित की दुनिया और दुनिया की गणित को हमेशा के लिए जो बदला, जिस देश ने, उस देश का नाम है भारत। देखिए कितनी सुंदर बात है। ध्यान दीजिए, दुनिया के लोग 1 से लेकर 9 तक लिखने के लिए जानते थे। चीनी भी जानते थे, इराक के लोग भी जानते थे, बेबीलोन उसी को बोलते हैं, है ना, जानते थे, है ना। लेकिन दुनिया के गणित को और गणित की दुनिया को बदला हिंदुस्तान ने। भारत ने शून्य का खोज किया, भारत ने शून्य को नया रूप दिया। बड़े से बड़े अंकों को लिखना आसान हो गया। जैसे शून्य आया तो बड़े से बड़े अंकों को लिखना आसान हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो पहला चीज हमने क्या कहा, भारत ने दुनिया को क्या दिया? शून्य दिया। भारत ने दुनिया का पहले क्या दिया? शून्य दिया, जिसके कारण से बड़े अंकों को लिखना आसान हो गया। ठीक है, फिर 7वीं शताब्दी में हमारे देश में एक बेहतरीन मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ध्यान से सुनिएगा, 7वीं शताब्दी में एक बेहतरीन मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त साहब ने हम सबको गणना का नियम दिया। समझ गए बात को, है ना। और उन्होंने, है ना, शून्य के साथ गणना का एक कॉन्सेप्ट दिया। ब्रह्मगुप्त साहब ने क्या कहा, जरा हम आपको यहां पर बता दें, थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये आप लिख चुके हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त साहब के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मगुप्त साहब, ब्रह्मगुप्त, ठीक है, इंडियन है, इस पे हम हिंदी में उसका नाम लिख रहे हैं। ब्रह्मगुप्त साहब 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त साहब ने हमको क्या दिया? गणना का, सूर्य जीरो के साथ गणना का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जो कि आज पूरी दुनिया में अभी भी पढ़ाया जाता है। समझ गए बात को? फिर से सुनिए, ब्रह्मगुप्त साहब ने शून्य के साथ, जीरो के साथ गणना का नियम दिया। कैसे दिया? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ेंगे, किसने कहा? 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त साहब ने कहा कि अगर आप जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जीरो को आप किसी संख्या में घटाएंगे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जीरो को आप किसी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो हो जाएगा। ये तीनों कंसेप्ट किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त साहब ने दिया है। भारत के एक महान दार्शनिक ने, भारत के एक महान गणितज्ञ ने, ब्रह्मगुप्त साहब ने 7वीं शताब्दी में जीरो के साथ गणना का नियम दिया। जैसे ब्रह्मगुप्त साहब ने कहा, जैसे मान लीजिए आप 2 में जीरो को जोड़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही होगा। उन्होंने कहा 2 में अगर आप जीरो को घटाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही होगा। अगर आप 2 में जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा। ये तीनों कंसेप्ट किसने दिया? ब्रह्मगुप्त साहब ने दिया।
7वीं शताब्दी में। लेकिन ब्रह्मगुप्त साहब ने ये नहीं बताया कि किसी संख्या को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मगुप्त साहब ने बताया अगर किसी संख्या में अगर आप 0 को जोड़ दोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, किसी संख्या में अगर आप 0 को घटा दोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। समझ गए बात को? किसी संख्या में 0 को जोड़ोगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, किसी संख्या में 0 को घटाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक चीज छूट गया। क्या छूट गया? अगर किसी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा। और आपको बता दें इसका कंसेप्ट दिया भारत के ही एक महान गणितज्ञ ने 500 वर्ष बाद, माने 12वीं शताब्दी में, जिस गणितज्ञ का नाम था भास्कर। भास्कर ने 12वीं शताब्दी में कहा अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत होगा। किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? अनंत होगा। समझ गए बात को? थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, हम थोड़ा मिटाएंगे, ठीक है, कुछ लिख के बताएंगे। लिख लिया आप सब लोगों ने? ठीक है, अब आ जाइए, थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये भी मिटा देते हैं। फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स 476 से 550 BC। देखिए, हमने आपको कहा दुनिया के गणित को और गणित के दुनिया को बदला इंडिया के लोगों ने। ठीक है, कब बदला? जब 0 का खोजा, 0 का आविष्कार किया भारत ने। तो 0 को ढूंढने के बाद, शून्य को ढूंढने के बाद बड़े से बड़े अंकों को लिखना, बड़े से बड़े अंकों को जोड़ना आसान हो गया। समझ गए बात को? ठीक है, उसके बाद हमने आपको सिखाया कि ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में शून्य के साथ गणना का नियम दिया। शून्य के साथ कैलकुलेशन का, 0 के साथ कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंडिया के मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में दिया। उन्होंने कहा किसी भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़ते हैं तो कोई बदलाव नहीं होगा, किसी भी संख्या में अगर आप 0 को घटाते हैं कोई बदलाव नहीं होगा, अगर आप किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होगा। ये सारा कॉन्सेप्ट देने वाला कौन है? ब्रह्मगुप्त है। समझ गए बात को? लेकिन एक चीज का कॉन्सेप्ट वो नहीं दिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि अगर किसी संख्या में 0 से, जैसे मान लीजिए 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं दिया ब्रह्मगुप्त साहब ने। लेकिन ब्रह्मगुप्त साहब के 500 वर्षों के बाद, सोचिए एक छोटे से कॉन्सेप्ट का खोज होने में कितना टाइम लगता है, तो ब्रह्मगुप्त साहब के 500 वर्षों के बाद 12वीं शताब्दी में भारत के ही एक महान दार्शनिक, एक महान गणितज्ञ जिसका नाम है भास्कर। बोलिए क्या नाम है? भास्कर। ठीक है, यहां लिख देते हैं भास्कर। भास्कर कब उन्होंने किया था? है ना, भास्कर ने 12वीं शताब्दी में भास्कर ने हमको क्या कंसेप्ट दिया? उन्होंने हमको कंसेप्ट दिया अगर किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करिएगा तो अनंत होगा। तो भास्कर ने ही हम सबको अनंत का कंसेप्ट दिया। हम आपको बोलना चाहते हैं उनके 500 वर्ष के बाद, यानी ब्रह्मगुप्त साहब के 500 वर्षों के बाद भास्कर ने हम सबको अनंत का कंसेप्ट दिया। उन्होंने कहा अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत होगा, किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? अनंत होगा। समझ गए बात को? ठीक है, अब आ जाइए। उसके बाद एक और बात जानिए, भारत ने दुनिया को नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट दिया। इंडिया ने आपको किसका कंसेप्ट दिया? नेगेटिव नंबर का, है ना। आप यहाँ जान लीजिए नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट किसने दिया? इंडिया ने। ये सब हम इंडिया के बारे में आपको बता रहे हैं। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट, नेगेटिव
नंबर कॉन्सेप्ट, नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। समझ गए बात को, है ना? इंडिया से पहले नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट दुनिया को इंडिया ने दिया। भारत ने दुनिया को नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। जैसे 4 में से 5 को घटाएंगे तो वो 0 नहीं होगा, 4 में से 5 को घटाएंगे तो -1 होगा। ये कंसेप्ट सबसे पहले दुनिया को इंडिया में दिया। हम आपको आज अपने देश की उपलब्धि को गिना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैथमेटिक्स में इंडिया की उपलब्धि क्या है? नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। जैसे 3 में से 4 को घटाने पर क्या होगा? -1 होगा। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया दुनिया को। समझ गए बात को? कितनी बड़ी बात है। ठीक है, एक बात आप समझ गए। ठीक है, इंडिया के लोग इसको क्या बोलते थे? ऋण बोलते थे। इंडिया के लोग इसको ऋण बोलते थे, है ना? ऋण से ही क्या बना? ऋण से ही बना ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कहोगे हिंदी में क्यों लिख रहे हैं इसको? इसलिए लिख रहे हैं कि वहाँ हिंदी की बात थी। ऋणात्मक संख्या, उसी को अंग्रेजी में नेगेटिव नंबर बोलते हैं, लेकिन इंडिया में इसको लोग क्या बोलते थे? तभी ऋण बोलते थे। क्या बोलते थे? ऋण बोलते थे, कर्ज बोलते थे। नेगेटिव संख्या को ऋण बोलते थे, कर्ज बोलते थे। उसी से बना आपका ऋणात्मक संख्या। क्या बना? ऋणात्मक संख्या। तो आपको हम बोलना चाहते हैं, नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया ने दिया। चलिए, इतना तक आप समझ गए। ठीक है, अब आ जाइए। ठीक है, अब इसके बाद ब्रह्मगुप्त, भास्कर, नेगेटिव नंबर, इतना कॉन्सेप्ट के बाद एक भारतीय मैथमेटिशियन ऐसा है जिसको हम भुला नहीं सकते हैं। उस भारतीय मैथमेटिशियन का नाम है माधव। उसके बारे में भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। एक भारतीय मैथमेटिशियन है माधव। ठीक है, माधव ने क्या किया? अब थोड़ा सा हम आपको बोलना चाहते हैं, है ना? सबसे पहले ब्रह्मगुप्त 7वीं शताब्दी, ब्रह्मगुप्त से भी पहले आर्यभट्ट साहब 6ठी शताब्दी में ही आए थे, है ना? आर्यभट्ट साहब ने आपको पाई का मान दिया था। आर्यभट्ट ने किसका मान दिया था? पाई का आपको मान दिया था आर्यभट्ट साहब ने ही 6ठी शताब्दी में। उसका हम जिक्र पहले कर दिए हैं। ठीक है, अब आइए भारतीय गणितज्ञ माधव, इनका हम चर्चा करते हैं। भारतीय गणितज्ञ माधव ने कहा कि किसी भी संख्या को, देखिए कितनी सुंदर बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 1 है तो 1 को आप कई टुकड़ा में बांट सकते हैं, 1/2, 1/3, 1/4। तो भारतीय गणितज्ञ माधव ने सबसे पहले कहा कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। देखिए कितना सुंदर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। यानी मैथमेटिक्स का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब इंडियन मैथमेटिशियन ने दिया। माधव ने कहा कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। भारतीय गणितज्ञ माधव ने कहा कि किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा। भारतीय गणितज्ञ माधव ने कहा किसी भी संख्या को अनंत टुकड़ों में बांटा जा सकता है। समझ गए बात को? एक बात। दूसरा बात उन्होंने कहा, ठीक है, कि किसी भी दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। जैसे आपका ये नंबर लाइन है, यहाँ पे नंबर लाइन में मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच में क्या कुछ नहीं होगा? क्या 0 और 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, बीच में कुछ नहीं होगा। 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। बोलिए 0 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? अनंत संख्याएं होंगी। इसका कंसेप्ट भी सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ माधव ने दिया। सुनिए कितनी बड़ी बात है। हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या को अनंत भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 1 को 1/2, 1/3, किसी भी संख्या को अनंत भागों में बांटा जा सकता है। इसका कॉन्सेप्ट भी भारतीय गणितज्ञ माधव ने दिया। और दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है, इसका कॉन्सेप्ट भी भारतीय गणितज्ञ माधव ने दिया। तो हम आपको आज ये सिखाना चाहते हैं कि हमारा देश इंडिया, इसलिए कहते हैं कि अपना भारत वो भारत है, अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा।
तो अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। तो आप देखिए हमारा भारत है कि नहीं आगे। जीरो का खोज कहां से आया? इंडिया से आया। जीरो के साथ कैलकुलेशन का खोज कहां से आया? इंडिया से आया, है ना। 1 को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? कहां से आया? इंडिया से आया। नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। किसी संख्या को अनंत भागों में तोड़ सकते हैं, कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। दो संख्या के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है, इसका कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। इसलिए हम कहते हैं अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, और मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दिया है कि नहीं है। इसलिए आपको हम सबको गर्व करना चाहिए कि हम सब ऐसे देश में आए हैं। समझ गए बात को। तो आज हमने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताया मैथमेटिक्स का थोड़ा हिस्ट्री बताया, है ना। चूंकि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए। और जब ट्रिग्नोमेट्री सब में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे सूर्य सिद्धांत भी कैसे आर्यभट्ट साहब ने दिया था, है ना। अलग अलग कॉन्सेप्ट सब कैसे दिया। तो मैथमेटिक्स में भारत का योगदान काफी अधिक है, ठीक है। तो आज हमने आपको बेसिक आइडिया कुछ बताया, ठीक है। अगला क्लास में हम आपको बहुत सारा बेसिक बात बताएंगे, ठीक है। बने रहें अभिमन्यु सर के साथ। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। अगर आपको ये लिखने का मन हो लिख सकते हैं, या आप बात को सुने हैं आप लिख सकते हैं। आपको जानकारी हो गया होगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1/0 बराबर क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/0 बराबर इन्फिनिटी आपको कोई भी बता सकता है अभी के समय में। अगर आप किसी को पूछोगे 2 को 0 से भागा देंगे तो अनंत होगा। लेकिन अगर आपको पूछोगे कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसका ओरिजिन क्या है, तो इंडिया क्या है? इंडिया, हिंदुस्तान है। आपको हम बता दें 1/0 बराबर इन्फिनिटी, इसका आइडिया आपको किसने दिया? हिंदुस्तान ने दिया, भास्कर ने दिया। भारतीय गणितज्ञ, भारतीय फिलोसफर आर्यभट्ट ने दिया। समझ गए? भास्कर ने दिया, 12वीं शताब्दी में दिया। समझ गए बात को। इससे पहले इतना कंसेप्ट ब्रह्मगुप्त ने, ये भास्कर ने। नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। एक संख्या को कई भाग में तोड़ सकते हैं, इसका कंसेप्ट कहां से आया? इंडिया से आया। माधव ने दिया। माधव बहुत ही इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे। बाद में माधव ने ही पाई पर भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया माधव ने। आपको हम बता दें, ठीक है। माधव ने बताया कि 2 अंकों के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है। माधव ने बताया किसी संख्याओं को हम अनंत भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहेंगे इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।